हेलो बच्चों, नमस्कार। रसायन विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में मैं आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, अपना केमिकल काइनेटिक्स फिजिकल केमिस्ट्री का रासायनिक बलगतिकी चैप्टर चल रहा था और ये चैप्टर मैं आपको कंप्लीट करवा चुका था। आज इसके न्यूमेरिकल आंकी क्वेश्चन और क्वेश्चन आंसर के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। तो आज की क्लास में अपन इसके न्यूमेरिकल देखते हैं सबसे पहले, फिर देखेंगे इसके बाद में क्वेश्चन आंसर। तो आपको पहले सबको खुद को सोल्व करना है क्वेश्चन आंसर एंड न्यूमेरिकल, फिर बाद में आपको ये जो मैं क्वेश्चन आंसर बता रहा हूं वो देखने हैं और देख करके सोल्व करने हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है प्लेटिनम की सतह पर प्लेटिनम की सतह पर अमोनिया के अपघटन की दर यानी आप जानते हो जैसे अमोनिया है और ये प्लेटिनम की सतह पर रिएक्शन है, क्या बनेगी यहाँ पे N2 + 3H2। अपघटन की दर के पश्चात के फलस्वरूप बनने वाले N2 व H2 का वेग ज्ञात कीजिए या फिर कह दें दर ज्ञात कीजिए। वेग या दर ज्ञात कीजिए और वेग स्थिरांक का मान दे दे। वेग स्थिरांक का मान है यहाँ पर 2.5 × 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड। ये 10⁻⁴ है, ये 5 है यहाँ पे। ये क्वेश्चन अपने को दे रखा है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का क्वेश्चन है और जीरो ऑर्डर इसमें न भी दे तो वेग स्थिरांक का मात्रक क्या है मीटर पर सेकंड और मीटर प्रति सेकंड सीखा होता है। और अब अपन और वैसे भी मैं बता चुका अमोनिया के अपघटन की दर, वे रिएक्शन जिनमें ठोस उत्प्रेरक आए वो सभी जीरो ऑर्डर रिएक्शन ही होती है। तो इसका वेग अपन लिखें तो वेग मैं बता रखा है कि जब रस समीकरण मिति गुणांक के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखे रहते हैं तो उनका क्या लग जाता है भाग। तो यहाँ पर अमोनिया का अपघटन और ये है बन रहा है, तो अमोनिया के अपघटन का वेग क्या होगा, किसका, अमोनिया के अपघटन का वेग। अपघटन का वेग क्या होगा -1/2 dNH3/dt इजिकल टू, हाँ यहां पर बताया था अभिकारकों की सांद्रता की शून्य घात के समानुपाती होता है। यानी शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की जो सांद्रता होगी उस सांद्रता के कौन सी घात के समानुपाती होगा, शून्य घात के समानुपाती। और शून्य घात है इसका मतलब ये मान कितना हो जाता है 1 और इस बराबर के चिन्ह को हटाते हैं तो यहाँ पर केवल और केवल क्या जाता है वेग स्थिरांक, और जिसका मान कितना दे रखा है 2.5 × 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड। क्लियर हुई ये बात। वैसे मैं इसका वेग यहाँ पर पूरा संपूर्ण वेग लिखूं तो वेग क्या हो जाएगा, वेग बराबर -1/2 dNH3/dt बराबर इसका क्या हो जाएगा dN2/dt बराबर ये गुणा में dH2/dt। ये संपूर्ण अभिक्रिया का क्या है वेग। क्लियर है बात सभी को। अब मैं बात करूं यहाँ पे N2 के बनने की दर की बात करें या फिर अपन किसकी बात करें, वेग की बात करें। तो यहां पर मैं लिखूंगा वेग क्या हो जाएगा, वेग बराबर dN2/dt किसके बराबर, वेग स्थिरांक कितना है 2.5 × 10⁻⁴ मीटर पर
सेकेंड। क्लियर हुई ये बात। अब मैं बात करूं H2 के बनने की दर क्या हो जाएगी, या फिर वेग क्या हो जाएगा H2 का, 1/3 dH2 अपॉन dt बराबर कितना है, 2.5 × 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। अब आप जानते हो ये 3 इधर जाकर के क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो वेग क्या हो जाएगा, यहीं पर लिख देता हूं मैं, वेग क्या हो जाएगा, 3 × 2.5 × 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। ये क्या हो गया, H2 के बनने की दर। ये क्या हो गई, N2 के बनने की दर, और ये अमोनिया के विघटन की दर। तो आपको ये मैंने बता रखा है, जब स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट दे रखे हैं तो अगर अभिक्रिया का वेग लिखें तो उनको किसके रूप में अपन लिख देते हैं, उनका क्या लग जाता है, भाग लग जाता है। आपको बताओ अभिक्रिया का वेग और स्टोइकियोमेट्री के मध्य संबंध में मैंने ये रिएक्शन इस तरह के बारे में जो क्वेश्चन थे उसके बारे में आपसे पहले भी मैं चर्चा करी थी। उसके बारे में जब उस बिंदु के बारे में अपन ने पढ़ा था तब इसकी बात हुई थी। तो इस प्रकार से आप इसको क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हैं। तो ये किसका न्यूमेरिकल करवाया मैंने, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। आपको क्या करना है, क्वेश्चन लिखना है, रिएक्शन लिखनी है और बिना देखे करना है, पॉज करके वीडियो को। अगर नहीं आए तो ही देखना है आपको। ये चीज आप सभी अच्छे से फॉलो करोगे। क्या कह रहा हूं फिर से, यहां तक वीडियो को पॉज करके फिर सोल्व करो। अगर नहीं आए तो फिर बाद में आपको इस वीडियो को प्ले करके देखना होगा। ओके, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्टिवेशन एनर्जी का क्वेश्चन है एक। एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रिय ऊर्जा। सक्रिय ऊर्जा का क्वेश्चन है ये है कि ताप में 293 से 313 केल्विन तक की वृद्धि करने पर 293 से 313 केल्विन से 313 केल्विन तक की वृद्धि करने पर अभिक्रिया का वेग 4 गुना हो जाता है। अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, अभिक्रिया का वेग 4 गुना हो जाता है, हो जाता है। से कहा ताप में यानी 20 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि की, ये प्रारंभिक ताप T1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, T2 तक की वृद्धि करने पर अभिक्रिया का वेग 4 गुना हो जाता है। इस अभिक्रिया के लिए सक्रिय ऊर्जा की गणना करनी है। क्या करना है आपको, EA का मान ज्ञात करना है और यह मानते हुए कि इसका ताप समय से क्या रह रहा है, ताप यह मानते हुए समय से अपरिवर्तित है, अपरिवर्तित है, यह मानते हुए अपने को किसकी गणना करनी है, एक्टिवेशन एनर्जी की, या फिर मैं कहूं किसकी गणना करनी है, अपने को सक्रिय ऊर्जा की गणना करनी है। तो आप जानते हो इसके बारे में, log K2 अपॉन K1, ये फॉर्मूला आया था अपने पास, log K2 अपॉन K1, ये किसके बराबर था, EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 बट्टे T1 गुणा T2। ये फॉर्मूला अपने पास पहले आया था। तो यहां पर अपने को किसकी गणना करनी है, EA की। देखो यहां पर मैं लिख रहा हूं, वे T2 का मान कितना है, T2 का मान है 313 केल्विन, T1 का मान कितना है 293 केल्विन, T2 माइनस T1 कितना है यहाँ पे, ये 313
13 माइनस 293 बराबर 20 केल्विन हो जाएगा। ये यहाँ पे R का मान कितना है 8.314 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल, ये R का मान होता है, जूल में है ये। और एक्टिवेशन एनर्जी अपने को क्या करनी है, यहाँ पे ज्ञात करनी है। अब अपन यहां पर ये ज्ञात करना है अपने को, तो मैं लिखूं इसको EA इक्वल टू, ये मान इधर आएगा तो ये हो जाएगा T1 गुणा T2 बट्टे T2 माइनस T1, और गुणा में क्या चला जाएगा, इसको पहले लिख दूं मसी 2.303 R, और ये लिखें T1 T2 माइनस T1, और ये log, ये ऐसा कैसा है K2 अपॉन K1, ये ऊपर आकर के गुणा हो गया। देखो ये बराबर, ये ऊपर आकर के क्या हुआ है गुणा, ये उल्टा, इसको इधर भेजेंगे तो उल्टा हो जाएगा। बस यही वैल्यू मैंने यहाँ पर लिखी। अब अपने को मान पुट करने हैं बस। हाँ, एक चीज मैं और बताऊंगा, वेग कितना हो जाता है, ये रहा वेग, वेग स्थिरांक या वेग log K2 अपॉन K1 कितना हो जाता है 4 गुना, तो इसको क्या लिखेंगे log 4। ये ध्यान रखना है अपने को कि वेग कितना हो जाता है 4 गुना, ये है वेग, ये कितना हो जाता है ताप बढ़ाने पर, यानी इस ताप पर कितना हो जाता है 4 गुना। क्लियर हुई बात? तो क्या लिखेंगे अपन, इसकी जगह क्या लिखेंगे 4 गुना, यानी log 4। अब देखो EA बराबर 2.303 गुना 8.314, और फिर गुणे में क्या लिखें T1 और T2 को गुणा, तो 293 गुना 313 बट्टे 20, अंतर 20 है, गुणा log 4। log 4 का मान कितना होता है, log 4 बराबर 0.60 20, log 3 का कितना होता है 0.30 10, इसका डबल हो जाएगा, सॉरी log 2 का होता है 0.30 10, 47.47 होता है log 3 का, तो ये 2 का फिक्स्ड कितना डबल हो रहा है 2 का। इसको सोल्व करें फिर, 2.303 गुणा 8.314 गुणा 293 गुणा 313 गुणा 0.60 20 बट्टे 20। इसको आपको क्या करना है, सोल्व करना है, जोड़ बाकी गुणा भाग इसमें आपको सबको करने हैं। तो किसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू, वो मैं डायरेक्ट बता देता हूं कितनी आएगी, 52,863 जूल। कितनी आएगी 52,863 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल, सॉरी जूल प्रति मोल, एनर्जी जूल प्रति मोल में आती है ना, जूल प्रति मोल। अब इसको किलो जूल में बदलो तो 1000 का भाग 52.863 गुणा, सॉरी किलो जूल पर मोल। जूल को किलो जूल में बदलने के लिए 1000 का भाग देते हैं, ये दशमलव यहाँ पे आएगा, और ये किस में आ गई किलो जूल में आ गई। तो ये एक चीज बताओ मेरे को, इस क्वेश्चन को सभी सोल्व कर सकते हो? तो इस प्रकार से मैंने जीरो ऑर्डर रिएक्शन का क्वेश्चन न्यूमेरिकल सोल्व नहीं करवाया था, यहाँ पर मैंने जीरो ऑर्डर का न्यूमेरिकल सोल्व करवा दिया है। फर्स्ट ऑर्डर के सभी न्यूमेरिकल ऑलमोस्ट मैं सोल्व करवा चुका हूं, कुछ एक आधा और बचा वो मैं और सोल्व करवाऊंगा। ये एक्टिवेशन एनर्जी के पर आधारित न्यूमेरिकल है, वो भी मैंने एक न्यूमेरिकल सोल्व करवा दिया है। तो इस तरह का न्यूमेरिकल आने की संभावना रहती है। इसमें ध्यान रखना कि वेग 4 गुना हो गया, तापमान यहां से यहां पर जाने पर, यहां से यहां पर जाने पर वेग कितना हो गया, ये कितना हो गया 4 गुना। तो इसकी तुलना में K1 की तुलना में ये K2 4 गुना बढ़ गया, तो K1 और K2 कितना लिखेंगे log 4 लिखेंगे, यहाँ पर 4 गुना बढ़ गया तो 4/1, या फिर मैं क्या लिखूं log 4, ये लिखा मैंने। इसका ध्यान रखना है अपने को, और फिर क्या करना अपने को सोल्व करना इस क्वेश्चन को। क्लियर हुआ सभी को? ऐसे ही करना है, क्वेश्चन लिखना है, वीडियो को पॉज करना है, रफ कॉपी में सोल्व करना है। अगर आ जाए अच्छी बात है, नहीं आए तो देख करके सोल्व करना है। क्लियर है सभी को? अब अपन नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं।
आगे वाले कुछ कॉमन न्यूमेरिकल हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए वेग नियतांकों की गणना कीजिए। क्वेश्चन है फर्स्ट ऑर्डर, आप सभी जानते हो मैं एफ और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से लिखता हूं। चैप्टर में पीछे पढ़ के आ चुके हैं अपन। अपने को क्या ज्ञात करना है? प्रथम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए वेग नियतांकों की गणना करनी है। किसकी गणना करनी है? वेग नियतांकों की गणना कीजिए। अब अपने को यहां पर वेग नियतांक रेट कांस्टेंट की गणना करनी है। अर्ध आयुकाल हाफ लाइफ टाइम दे रखे हैं अपने को, निम्न है। तो आप जानते हो सभी, जैसे एक दे रखे 200 सेकंड इनवर्स और 2 मिनट और दे रखा है 4 ईयर। वेग नियतांकों की अपने को क्या करनी है? यहाँ पे गणना करनी है। ये दे रखे हैं 200 सेकंड इनवर्स और दूसरे में है 2 मिनट इनवर्स और तीसरे में है 4 इयर्स इनवर्स। अब यहां पर मैं बताऊं आपको, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अपन चेंज करेंगे। देखो फर्स्ट ऑर्डर एफ और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ टाइम क्या होता है? 0.693/K1। क्लियर हुई ये बात सभी को? ये होता है वेग नियतांक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। तो यहां पर अपने को ये क्या दे रखे हैं? देखो सेकंड इनवर्स, मिनट इनवर्स, समय इनवर्स है, तो इसका मात्रक होता है समय इनवर्स। तो यहां पर अपने को क्या गणना करनी है? वेग नियतांक तो दे रखे हैं, किसकी गणना करनी है? टी हाफ की गणना करनी है और इनके वेग नियतांक निम्न है। ये ध्यान रखना अपने को। ये थोड़ा सा मैंने वो लिख दिया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के टी हाफ की गणना कीजिए, वेग नियतांक निम्न है। वेग नियतांक निम्न है। क्लियर हुई ये बात सभी को? बताओ पहले क्वेश्चन के लिए टी हाफ बराबर 0.693/200 सॉल्व करना है। ये क्या आ जाएगा इसका? टी हाफ। दूसरी रिएक्शन के लिए टी हाफ, ये किस में आ जाएगा? ये सेकंड में आ जाएगा। टी हाफ 0.693/2, ये टी हाफ किस में आ जाएगा? मिनट में। अब ये इनवर्स मतलब टाइम आएगा, ये सेकंड मिनट। अब इनवर्स नहीं है, इनवर्स तो कौन होता है? रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है समय इनवर्स, जो मैंने पहले निकाल करके बताई थी आपको। 0 ऑर्डर की, फर्स्ट ऑर्डर की, सेकंड ऑर्डर की। तीसरा क्या है यहाँ पे? टी हाफ इज इक्वल टू 0.693, कितना टाइम? 4 ईयर का टाइम। तो यहाँ पर ये टाइम किस में आ जाएगा? ये ईयर्स में, वर्ष में आ जाएगा। ये किस में आ जाएगा? टाइम ईयर्स में आ जाएगा। क्लियर हुई बात? ये न्यूमेरिकल सभी कर सकते हो, आसान न्यूमेरिकल है। अब अपन नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं। आगे वाला न्यूमेरिकल है, एक प्रथम कोटि अभिक्रिया को 30% वियोजित होने में 40 मिनट लगते हैं। टी हाफ की गणना करनी है। यानी कौन सी रिएक्शन है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। 30% वियोजित होने में 40% लगते हैं। 30% वियोजित होने में 40 मिनट लगते हैं। क्या ज्ञात करना है अपने को? टी हाफ की अर्धायुकाल की गणना कीजिए। भाई, अर्धायुकाल की गणना अपने को यहां पे करनी है। तो देखो 30% वियोजित, पहली स्थिति में क्या 30% वियोजित होने में कितना टाइम लगता है? 40 मिनट। अब अपने को क्या दे रखा है? वियोजन की मात्रा ये भी दे रखी है, टाइम दे रखा है। तो क्या ज्ञात होगा इससे अपने को ज्ञात होगा रेट कांस्टेंट। आप जानते हो रेट कांस्टेंट बराबर कितना होता है? 2.303/T log A/A - x।
यानी 30% मतलब कुल प्रारंभिक सांद्रता है ये प्रारंभिक सांद्रता में से जो अपघटित हो गई वो है। तो यहाँ पर a कितना है, a मानेंगे 100% और a माइनस अक्स कितना मानेंगे 100 माइनस 30 वियोजित हो गया। 30 वियोजित होने में 40 मिनट लग रहा है ना, तो कितना बचेगा, ये कितना रहेगा यहाँ पे 70%। कितना परसेंट रहेगा ये 70%। और t कितना दे रखा है आप मेरे को बताओ, t कितना है 40 मिनट। अब बता दो यहां से आपको क्या ज्ञात हो जाएगा, k ज्ञात हो जाएगा। पहली स्थिति में क्या ज्ञात करना है, k ज्ञात करना है, और दूसरी स्थिति में क्या ज्ञात कर लेंगे, t हाफ। जैसे k ज्ञात करें तो k इजिकल टू 2.303 बट्टे 40 मिनट लोग, ये एक के स्थान पर क्या लिखेंगे 100 और a माइनस अक्स के स्थान पर क्या लिखेंगे 70। तो एक शून्य से एक शून्य मैं हटा दूं, यहाँ पर ऐसे भी लिख सकता हूं, तो इसको क्या लिखूंगा k इजिकल टू 2.303 बट्टे 40, ये होगा log 10 माइनस log 7। तो ये log 10 और log 7 की अपने को क्या रखनी है, यहाँ पर वैल्यू रखनी है। आप जानते हो log 10 का मान कितना होता है 1, log 7 का मान आपको क्वेश्चन में दिया हुआ मिलेगा या 0.845 होता है। तो ये मान रखो यहाँ पे k इजिकल टू 2.303 बट्टे 40, क्या लिखे यहाँ पे 1 माइनस 0.845। बताओ ये किसका मान आया है अपने पास, ये किसका मान प्राप्त हो गया अपने को, k का मान प्राप्त हो गया। ये k का मान प्राप्त हो गया, तो अपने को अब क्या ज्ञात करना है, अब अपने को t हाफ 0.693 बट्टे k, तो 0.693 बट्टे ये मान अपन, ये रहा, ये मान यहाँ पे पुट करेंगे। तो ये k वाला मान कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे। बताओ क्या निकलेगा, t हाफ निकलेगा क्या, किस में निकलेगा, मिनट में निकलेगा या नहीं निकलेगा। क्या छोड़ा है आपके लिए, जोड़ बाकी गुणा भाग, जो आपको खुद को सोल्व करना है। क्लियर हुई बात, ये न्यूमेरिकल सबको क्लियर है। तो इस प्रकार से ऐसा न्यूमेरिकल आ जाए, इतना परसेंट वियोजित होने में इतना समय लगता है, टी हाफ ज्ञात कीजिए, पहले k1 ज्ञात करो, फिर k1 का मान सूत्र से किसमें t हाफ बराबर 0.693 बट्टे k1 से क्या निकाल लो t हाफ। तो ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, पूछा भी गया है। क्लियर हुई ये बात सभी को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। आगे वाला क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम में, जैसे क्वेश्चन है, यह दर्शाइए कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है, यह दर्शाइए कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 99% अभिक्रिया, यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कितनी 99% पूर्ण होने में लगा समय, होने में लगा समय, 90% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगे वाले, यानी 90% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगने वाले समय का दुगुना है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यह दर्शाइए, यह सिद्ध कीजिए, ऐसे भी आ सकता है, यह सिद्ध कीजिए या यह दर्शाइए कि, अब देखो यहां पर दो स्थितियां हैं, इसको सोल्व करें। एक तो 90% पूर्ण होती है अभिक्रिया पहली स्थिति में, और दूसरी स्थिति में, स्थिति सेकंड में क्या होती है 90% पूर्ण होती है। यह स्थिति
फर्स्ट है, स्थिति फर्स्ट में 99% पूर्ण होती है और स्थिति सेकंड में 90% पूर्ण होती है। क्लियर है ये? लेकिन अपने को बताना क्या है, ये जो इतनी संपन्न होती है और ये इधर इतनी संपन्न हो रही है, जब अब ये इतनी संपन्न होती है तो इसमें इसका दुगुना समय लगता है, यानी 90% पूर्ण होती है, उसका दुगुना समय कितना परसेंट पूर्ण होने में लगता है, 99% पूर्ण होने में लगता है। ये चीज क्लियर हुई आपको सभी को? तो अपन पहले किस स्थिति के लिए निकालेंगे, 90% पूर्ण होने के लिए क्या निकालेंगे, समय निकालेंगे, समय सॉरी 99% पूर्ण के लिए समय निकालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, वही समाकलित समीकरण बट्टे के, ये क्या लिख दूं, लॉग। अब यहां पर पहले ऊपर कितना माने 100% और कितनी परसेंट पूर्ण हो गई, 100 माइनस 99, यही लिखेंगे यहाँ पे। भाई ए का मान कितना है 100 और ए माइनस अक्स क्या लिखेंगे, 99% पूर्ण हो गई, तो 99% उत्पाद बन गए, ये बन गए, तो क्या लिखूं मैं 100 माइनस 99 बराबर यहां पर क्या आएगा 1। तो ये वैल्यू पुट करूं 2.303 बट्टे के लॉग, ये लिखूं 100 बट्टा लॉग ये 1। इसको ऐसे लिख सकते हैं, लॉग 100 सीधा लिख सकते हैं और लॉग 100 बराबर कितना होता है 2, लॉग 100 का मान कितना होता है 2, तो ये लॉग 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, क्या लिखें 2.303 गुणा लॉग 2 का मान लिख दिया मैंने बट्टे के, ये किसका मान आया है t 99% का मान अपने को प्राप्त हो गया। या इसको सोल्व करके लिख दो, इसको 2 से गुणा कर दो तो कितना आएगा, 2 को 2 से गुणा करने पर 4, 3 को 2 से गुणा करने पर 6, ये 0 और ये 6, ये वैल्यू आएगी यहाँ पे। अब अपन किसके लिए ज्ञात करेंगे, अब अपन ज्ञात करेंगे सेकंड स्थिति, सेकंड स्थिति के लिए टी कितनी 90% पूर्ण होने में, तो वो 2.303 ये के ये लॉग। अब यहां पर देखो ये कितना, एक तो प्रारंभ में 100%, ए माइनस अक्स कितनी परसेंट पूर्ण हुई है 100 माइनस 90% बराबर कितना लिखेंगे अपन 10 लिखेंगे यहाँ पे ए माइनस अक्स, तो मैं लिखूं लॉग 100 बटे लॉग 10। ये समझ तो गए ना, ए माइनस अक्स मैंने 10 क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि 90% पूर्ण हो गई तो अक्स का मान है 90 और ये प्रारंभिक ए का मान 100 है ही, आप जानते हो प्रारंभिक मात्रा 100% अपन ने ले रखी है, तो ये कितना आएगा log 10। यहाँ पे मान कितनी, यहाँ पर मैं सीधा log 10 लिख सकता हूं, तो ये लिख दिया मैंने log, या फिर सीधा एक बार सोल्व और कर लो, ये कितना बचेगा यहाँ पे log 10 ही बचेगा, तो ये 2.303 बट्टे के और ये log 10। log 10 का मान कितना होता है आप सभी जानते हो, log 10 = 1, तो ये मान कितना आ गया t 90% बराबर 2.303 बट्टे के। ये 90% वाली आ गई और ये 99% वाली आ गई। सिद्ध करना है, इसमें जो समय लगता है 99% में, इसका क्या होता है डबल होता है। तो अपन क्या कर देते हैं, t 99 बट्टे t 90 भाग दे करके देख लो, 2 आता है तो डबल ही होगा, 4.606, ये 2 से गुणा करके लिखा था ये मान मैंने, बट्टे के ये किसका मान है 99 का, और 90 का मान कौन सा है 2.303 बट्टे के। इसको ऐसे लिख सकते हैं t 99 बट्टे t 90 बराबर 4.606 बट्टे के गुणा, इसको उल्टा करके लिख दें के बट्टे 2.303, ये कितना आएगा 2, तो t 99 t 90, यानी 99% संपन्न होने में जो समय लगता है वो इसका कितना है, एग्जैक्ट दुगुना है। बताओ ऐसा क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो आप सभी। देखो ऐसे आ जाए कि इतना परसेंट पूर्ण होने में इतना समय और इतना परसेंट पूर्ण होने में इतना समय, ये प्रश्न है ये 99% और ये 90% पूर्ण होने में, तो ये टाइम दे रखा है। फिर अपन ये सिद्ध करना है, वैसे ये क्वेश्चन अपने को सिद्ध इस तरह से अपन कर सकते हैं। क्लियर हुई ये बात सभी को?
चले नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर। चलो आगे वाले न्यूमेरिकल की बात करते हैं। जैसे एक ये चीज मैंने आपको पहले से बता रखी है, जो रेडियो एक्टिव रिएक्शन होती है, एक्टिव रिएक्शन वो कौन सी होती है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। कौन सी होती है? रेडियो एक्टिव रिएक्शन से सभी रेडियो एक्टिव रिएक्शन कौन सी रिएक्शन का फॉलो करती है? प्रथम कोटि अभिक्रिया होती है। जैसे क्वेश्चन है कार्बन 14 समस्थानिक है, ये कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। कार्बन 14 रेडियोएक्टिव 6 की अर्ध आयु, कार्बन 14 रेडियो एक्टिव 6 की आयु 5770 वर्ष है। सॉरी ये अर्ध आयु है। कौन सी आयु है? अर्ध आयु, यानी इसका टी हाफ दे रखा अपने को कार्बन 14 का 5770 वर्ष। एक पुरातत्व कलाकृति की लकड़ी में आगे है, एक पुरातत्व कलाकृति की लकड़ी में जीवित वृक्ष की तुलना में लकड़ी में, ये पुराना वृक्ष है उसकी लकड़ी है, जीवित वृक्ष की तुलना में, जीवित वृक्ष की तुलना में जीवित वृक्ष की लकड़ी की तुलना में 80% कार्बन 14 की मात्रा है। कितनी है? 80% कार्बन 14 की मात्रा है। नमूने की आयु का परिकलन कीजिए। नमूने की आयु का परिकलन कीजिए। अब अपने को यहां पर इसमें क्या ज्ञात करना है? अपने को यहां पर ज्ञात करनी है आयु। क्या ज्ञात करनी है यहां पर अपने को? आयु। देखो अपने को दे रखा है अर्ध आयु दे रखी है, रेडियोएक्टिव 6 की अर्ध आयु कार्बन 14। इसको सोल्व करें अपन। कार्बन 14 रेडियो एक्टिव 6 की अर्ध आयु टी हाफ कितनी है? 5770 वर्ष। इसको 6 अंक भी कहते हैं, सॉरी इसको टी हाफ कहते हैं ना। आप जानते हो इसके लिए पहले अपन क्या ज्ञात करें कि 0.693 बट्टे टी हाफ। आप कह सकते हो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के का टी हाफ का फॉर्मूला यहाँ पे कैसे लगाया, क्योंकि रेडियोएक्टिव और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को ही अपन रेडियोएक्टिव रिएक्शन कहते हैं। तो इसको अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं? यहाँ से के ज्ञात कर सकते हैं। के का मान कितना? 0.693 बट्टे 5770 वर्ष। बताइए ये किसका मान ज्ञात हुआ? ये मान ज्ञात हुआ के का। अब अपने को क्या ज्ञात करना है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यानी इसकी क्या ज्ञात करनी है अपने को? नमूने की आयु का परिकलन करना है। तो आयु का परिकलन करने के लिए ये फॉर्मूला रहा के बराबर 2.303 बट्टे टी। ये ज्ञात करनी है log a अपॉन a माइनस x। तो अपने को क्या ज्ञात करना है? t बराबर 2.303 और ये के ये पढ़ाई है यहाँ पे, ये log a अपॉन a माइनस x। देखो यहां पर एक तो मान लो आप
पूरा 100%। कितनी मात्रा है, कितनी मात्रा है, 80% बचा हुआ है। कितनी मात्रा है यहाँ पे आप बता सकते हो, कितना परसेंट बचा हुआ है, 80%। तो नीचे क्या है, बची हुई मात्रा ही तो है ना भाई। प्रारंभिक मात्रा में से अपन ने x घटा दिया, उत्पाद घटा दिया, तो ये बची हुई मात्रा ही तो है। तो बची हुई मात्रा क्या है, a माइनस एक्स बराबर 80% है। या फिर इसको क्या लिखूं, 100 माइनस 20 लिखो, 20 चला गया तब ही तो 80 बचा। यहां पर मैं लिखूं 100, 80% बचा है, इसका मतलब चला कितना गया, ये लिख दिया मैंने 80%। क्या इस न्यूमेरिकल को आप सोल्व कर सकते हो क्या? t बराबर 2.303 बट्टे k का मान कितना है, ये रहा k का मान 0.693 बट्टे 5770 वर्ष, और ये log 100 बट्टे ये 80। तो यहां पर इसको क्या लिखोगे, log, ये एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, और क्या लिख सकते हो, log 10 माइनस log 8, log 10 माइनस log 8, 10 का मान और 8 का मान आप को क्वेश्चन अगर न्यूमेरिकल एग्जाम में आता है तो उसका दिया हुआ मिलेगा। और वैसे भी अभी मैंने log 7 का मान कितना बताया था, 0.845। log 8 का मान इससे थोड़ा सा क्या होता है, अधिक होता है, 0.903। ये क्या है, log 8, ये क्या है, log 7। log 6 का मान कितना होगा, जो 3 का होगा 47 उसका क्या होगा, डबल होगा। 2 का बता दिया, 1 का 0, 3 का बता दिया, 4 का बता दिया, 5 का बता चुका, 6 का बता चुका, 7 का बता दिया, 8 का बता दिया, और log 10 का कितना होता है, 1। तो इस क्वेश्चन को आप ये यहां से क्या ज्ञात कर सकते हो, आयु ज्ञात कर सकते हो। क्लियर हुई, ये न्यूमेरिकल सबको क्लियर है। चलो अब आगे वाले न्यूमेरिकल की एक की बात करते हैं अपन। तो ध्यान क्या रखना है, क्वेश्चन लिखना है, उसके बाद में वीडियो को पॉज करना है, सोल्व करना है, अगर हो जाए तो मैच करना है, अगर नहीं आए तो वीडियो को प्ले करके अपने को क्या करना है, आगे देखना है। कुछ अन्य क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। जैसे द्वितीय कोटि अभिक्रिया है, वेग किस प्रकार प्रभावित होता है, अभिकारकों की सांद्रता दुगुनी कर दी जाए और आधी कर दी जाए। कौन सी कोटि अभिक्रिया है, द्वितीय कोटि अभिक्रिया, या इसको अपन कहें सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यदि नंबर 1 अभिकारकों की सांद्रता दुगुनी कर दी जाए, या फिर मैं कहूं अभिकारकों की सांद्रता क्या कर दी जाए, आधी कर दी जाए। तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप सभी जानते हो द्वितीय कोटि रिएक्शन होती है, जो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होती है, उसका वेग अभिकारकों की सांद्रता के द्वितीय घात के क्या होता है, समानुपाती। या सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का जो वेग है वो ये K2 वेग स्थिरांक और अभिकारकों की जो सांद्रता होगी उसकी दूसरी घात के समानुपाती। पहला क्या करी, सांद्रता अपन ने क्या करी, सांद्रता डबल, क्या करी, सांद्रता दुगुनी। तो रेट क्या हो जाएगा, तो रेट K2, सांद्रता अपन ने दुगुनी कर दी, क्या आएगा यहाँ पे, वेग बराबर 4K2, यानी वेग क्या हो गया, वेग 4 गुना वृद्धि हो गई, वेग में 4 गुना वृद्धि
कितना गुना वृद्धि हुई दिख रहा है आप सभी को? 4 गुना। दूसरा, यदि अभिकारकों की सांद्रता कितनी कर दी? यदि अभिकारकों की सांद्रता आधी कर दी जाए, आधी, तो वेग क्या होगा? वेग बराबर k2 और सांद्रता कितनी कर दी? सांद्रता 1/2। ये तो वेग क्या हो जाएगा? k/4। दो पावर 4 होगा नहीं होगा? यानी अर्थात सांद्रता आधी करने पर वेग 1/4 ही रह जाएगा, चौथा या 1/4 ही रहेगा। बताइए, ऐसा क्वेश्चन आप सभी सॉल्व कर सकते हैं? इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसका अपने को ध्यान रखना है। इसी तरह का, इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन और मैं सोल्व करवाता हूं आपको। क्लियर है ये क्वेश्चन सभी को? तो न्यूमेरिकल सोल्व करते टाइम पर यही ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? क्वेश्चन लिखना है, वीडियो को पॉज करना है, सॉल्व करना है, आ जाए तो प्ले करके मैच करना है, नहीं आए वीडियो प्ले करके देखना है। ओके, फिर वापस अपनी रफ कॉपी में उसको सोल्व करना है। एक लास्ट क्वेश्चन मैं इसका आपको एक और सोल्व करवाता हूं। एक अभिक्रिया एक के प्रति, यानी एक अभिक्रिया है, एक अभिक्रिया क्या है? एक ही है। इसी में दे रखा है एक के प्रति है प्रथम कोटि की, फर्स्ट ऑर्डर है, तथा बी के प्रति द्वितीय कोटि है। ये क्वेश्चन है। अब है इसके क्वेश्चन, अवकलित वेग समीकरण लिखना है अभिक्रिया का। किसका? अभिक्रिया का अवकलित वेग समीकरण लिखना है। अवकलित वेग समीकरण लिखना है, तथा इसी में क्या बताना आपको? कोटि बतानी है। दूसरा है, बी की सांद्रता 3 गुनी करने पर वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बी की सांद्रता 3 या 3 गुनी करने पर वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव पड़ेगा। आगे है, ए व बी की सांद्रता दोगुनी करने पर वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ए एवं बी की सांद्रता दोगुनी करने पर वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्लियर हुआ ये क्वेश्चन सभी को? ये क्वेश्चन अपने को क्या करना है? सॉल्व करना है। जैसे सबसे पहले लिखते हैं अभिक्रिया की अवकलित वेग समीकरण। तो इस अभिक्रिया की अवकलित वेग समीकरण क्या हो जाएगी? वेग आप जानते हो कि ए की पावर प्रथम कोटि और बी की कौन सी है? द्वितीय कोटि है। तो ये तो क्या होगी? इसकी अवकलित वेग समीकरण। अब इसकी कोटि क्या हो जाएगी? जो वेग समीकरण में सांद्रता पदों पर घातांकों का योग, ये सांद्रता पद पर घातांक 1 है और ये कितनी है? 2, 1 + 2, कोटि कितनी हो गई? अभिक्रिया की 3। अब दूसरा क्वेश्चन, बी की सांद्रता 3 गुनी कर दो, तो वेग क्या है? के ए, बी की सांद्रता कितनी करी? 3। कितनी? 3। क्लियर हुई क्या? तो वेग कितना हो जाएगा? 9k। कितना हो गया? 9 गुना हो गया। कितना हो गया? 9 गुना। बताओ ये क्लियर है क्या सभी को? वेग कितना हो गया? 3।
3 की पावर 2 का मान कितना होता है, 3 गुणा 3 बराबर 9। क्लियर हुई वेग 9 गुना। फिर क्वेश्चन क्या है, ए और बी दोनों की सांद्रता दोगुनी कर दी, तो वेग क्या है, वेग बराबर के। ए की सांद्रता भी क्या कर दी अपन ने, दोगुनी, और बी की सांद्रता भी क्या कर दी अपन ने, दोगुनी। देखो ये मैंने पहले से लिख रखा है प्रथम कोटि की, यहाँ पर 1 और ये द्वितीय कोटि की है, तो द्वितीय घात के समानुपाती। तो ये देखना यहां पर ये अभिक्रिया की कुल कोटि है, ये अभिक्रिया की कुल कोटि, ये लिखा मैंने के, ये लिखा 2 और ये क्या लिखा 4 बराबर 8 के। वेग कितना हो जाएगा इसका, 8 गुना हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करना आना चाहिए। अब आज मैंने इसके मुख्य मुख्य न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करवा दिए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के न्यूमेरिकल की काफी बात कर चुका, चर्चा कर चुका। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का अपने है नहीं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के न्यूमेरिकल की बात हो चुकी। उसके बाद में आती है एक्टिवेशन एनर्जी, उसके न्यूमेरिकल की बात हो चुकी। वेग ज्ञात करने के न्यूमेरिकल की बात हो चुकी। सक्रिय ऊर्जा ज्ञात करने के न्यूमेरिकल की बात हो चुकी। तो लगभग मैं इसके न्यूमेरिकल मैंने लेने का प्रयास किया है, और जो बाकी न्यूमेरिकल बचे हैं वो आप खुद घर पे सोल्व करने हैं। और इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो कौन से, जो 5 साल के पेपर में आए हुए हैं, प्लस जो मेरे को महत्वपूर्ण प्रश्न लगे और जो कंपटीशन के हिसाब से या बोर्ड आरबीएससी सीबीएसई एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब मैंने चैप्टर में सोल्व कर, चैप्टर में थ्योरी में लिखवाए हुए हैं। और मैं उन क्वेश्चन को आपके जो नोट्स हैं, जो पीडीएफ आएगी उसमें सब में डालूंगा। वो क्वेश्चन आपको खुद को वहां पर आंसर मिलेगा आपको, लेकिन एक बार क्वेश्चन देखना है, उसको एनालिसिस करना है खुद का कि मेरे को आ रहा है या नहीं आ रहा है। आज की क्लास अपन यहीं पे समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर होगा अपना सॉलिड स्टेट। धन्यवाद। ना अपने तो